एवरीवन। आज 22 नवंबर के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग 4 न्यूज़ आर्टिकल हम इस अंक में शामिल किया गया है महत्वपूर्ण सुर्खियों में, जिसमें कि सबसे पहला होगा भारत में अवलोकन किए गए और अनुमानित जलवायु परिवर्तन। मतलब जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो उसके प्रभाव जो उभर कर आ रहे हैं, विशेष करके भारत के संदर्भ में, उसमें जो नया जो आकलन है, जो अनुमान है, उस पर आधारित ये न्यूज आर्टिकल है जो भारत पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों को बताएगा। उसी तरह 4 नई श्रम संहिताएं हैं, श्रमिक कानून में किए जाने वाले बदलाव, जिससे कि श्रमिकों के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके, बिजनेस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद हो, स्मूथ हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। तो इसके लिए जो श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, फेरबदल किए जा रहे हैं, उनके बारे में कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से कानून को एक साथ लाया गया है, तो इस तरह से उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स वैश्विक स्वास्थ्य संकट। ये हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आज हम लोग बदलती हुई हमारी खान पान की आदतों का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है, जिसके कि होने वाले नुकसान या स्वास्थ्य में होने वाली खामियां या स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार के जो रोग है, उसके बारे में यह प्रकाश डालेगा और पूरे विश्व भर में इसका कैसा दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। उसके बाद अंत में महिलाओं के विरुद्ध डिजिटल ऑनलाइन दुर्व्यवहार। इंटरनेट के एरा में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि इंटरनेट भी एक ऐसा माध्यम बन गया है जहां पे हम सभी अवेलेबल हैं और उसके साथ हम लोगों पे रिस्क जोखिम भी है। तो उसमें महिलाएं जो है सबसे संवेदनशील स्थिति में है, जिनके प्रति जो है यौन हिंसा और इस तरह की जो जुड़ी हुई और समस्याएं हैं बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और खास करके डिजिटल एरा के विकास में ज़्यादा बढ़ने से और उसके बाद एआई का तेजी से प्रसार होने से ये चीज़ें और बढ़ रही हैं, इस प्रकार के मामले और आ रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी इस आर्टिकल में। क्या है मामला, क्या इसके पीछे कारण है, यहीं पे हम लोग संक्षिप्त सुर्खियां देखेंगे। उसमें माउंट सेमेरू ये यहाँ पे उसके बारे में बात की जाएगी। उसका मस्तिष्क खाने वाला अमीबा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में, यूएई जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम, और अंत में हम लोग देखेंगे कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ट्रेसेबिलिटी पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2025। तो ऐसे ही हम लोग कुछ शॉर्ट न्यूज को भी कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज अपने पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूज आर्टिकल है हमारा, वो है भारत में अवलोकन किए गए अनुमानित जलवायु परिवर्तन। तो सबसे पहले बात ये की जाएगी, जो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव की बात की जाएगी, ये जो अनुमानित जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है, मतलब जलवायु परिवर्तन के होने वाले प्रभाव जो भारत के लिए अनुमान लगाया गया है। और ये क्या है, ये इसके पहले एक रिपोर्ट आई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है AR6। ये क्या लिखा हुआ, पोस्ट AR6 है। तो AR6 किसके द्वारा निकाला जाता है, असेसमेंट रिपोर्ट, आकलन रिपोर्ट हिंदी में बोल दिया गया। ये आईपीसीसी के द्वारा, आईपीसीसी की जो समय समय पे एक रिपोर्ट निकाली जाती है पूरे विश्व भर के लिए, एक आकलन निकाला जाता है कि तापमान में कितना परिवर्तन हो गया, सी लेवल में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जलवायु परिवर्तन के जो विभिन्न प्रकार के प्रभाव हैं, या बोले जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रकार के जो लक्षण दिख रहे हैं, उनका एक अनुमानित रिपोर्ट, रिकॉर्डेड रिपोर्ट आईपीसीसी के द्वारा किया जाता है। उसका नाम होता है AR1, 2, 3, 4, 5, 6। 2023 में ये आया था, ये रिसेंट है 2023 में। उसके बाद इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम क्या है भारत के लिए, पोस्ट AR6, जो कि भारत के लिए किया गया है, नए आंकड़े, नए डेटा को शामिल करते हुए और स्पेसिफिक भारत के डिफरेंट रीजन के लिए, जिससे क्या कि भारत की असली स्थिति पता चल सके कि जलवायु परिवर्तन का कितना और किस हद तक प्रभाव कहां कहां पड़ रहा है, और इसमें सबसे संवेदनशील स्थिति में कौन होगा, मतलब उसका भी विश्लेषण किया जा सकेगा। तो यही इसमें बताया गया है, अनुमानित जलवायु परिवर्तन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसीलिए इसका नाम जलवायु परिवर्तन पर पोस्ट AR6 अपडेटेड भारत की बात है। तो यहां पे हम लोग विस्तार से समझेंगे एक एक करके। देखिए, सबसे पहले अब एक बात यहां पे चलते चलते हम लोग
कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित है तो ये GS3 में सीधे ये संबंधित है। GS3 में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन GS3 में से संबंधित है। और क्या है इसमें भारत की इसमें क्या प्रभावित होगी, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होगी। तो आप उस तरह से भी हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। और इसमें क्या कि GS1 में भी क्या जो जियोफिजिकल फेनोमेना लिखा हुआ है, जियोफिजिकल फेनोमेना, भूभौतिकी घटनाएं जैसे कि सुनामी और चक्रवात, ये सिलेबस में लिखा हुआ है ज्योग्राफी के, तो वहां भी ये चीजें जोड़कर देख सकते हैं क्योंकि उनके फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंजेस आएंगे। तो GS1 और GS3 दोनों जगहों पे देखा जा सकता है क्योंकि भूगोल के भी जब प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं आजकल, तो जलवायु परिवर्तन के एक ना एक जो प्रभाव हो रहे हैं उस परिघटना पे, उस प्रक्रिया पे, उस प्रक्रम पे, उसे भी हमें लिखना होता है। तो इसलिए इस तरह से इस चीजों को जोड़कर हम लोग देखेंगे। चलिए अब एक एक करके हम लोग एक बात करेंगे। अब हमने सुना है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या कि मौसम और जलवायु के जो फंडामेंटल फैक्टर है उसमें होने वाला जो दीर्घावधिक चेंजेस है, जो दीर्घावधिक मतलब वो फिर से वो रिवर्स ना हो जाए, मतलब तापमान इतना बढ़ जाए कि फिर से वो कम ना हो पाए, या वर्षा का स्वरूप ऐसा हो जाए जो फिर से कम ना हो पाए। यही जलवायु परिवर्तन बोला जाता है। इसी को इसलिए बोला जाता है जलवायु, क्योंकि जलवायु क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है किसी भी स्थान विशेष के एक लॉन्ग टर्म अवधि के औसत का, मौसम के औसत का। और इसी मौसमी दशाओं में जो फंडामेंटल चेंजेस हो जाते हैं, मतलब वहां पे तापमान अगर चेंज हो गए, वर्षा चेंज हो गई, नमी की मात्रा चेंज हो गई, तो पूरा का पूरा वहां का जो पैटर्न है वहां के जलवायु से संबंधित वो चेंज हो जाएगा। तो इसी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग देखेंगे। क्या, बढ़ता तापमान, महासागर का गर्म होना, मानसून पैटर्न, हिमांक मंडल, चक्रवात, इस तरह की चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे भारत के संदर्भ लिया जा रहा है, बढ़ता तापमान, तो सबसे पहले टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है या किस दर से चेंज हो रहा है। अब सबसे पहले यहाँ देखो आंकड़ा 1901 से 30 की तुलना में अगर 2015 से 24 के दशक की तुलना की जाए तो हमारे औसत तापवृद्धि कितनी हुई है, 0.89 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी अधिक है। और मध्य शताब्दी तक मतलब क्या, और 25 साल मतलब 2050 तक जो 1.2 टू 1.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। वहीं महासागरों का गर्म होना, इसका प्रभाव कितना होगा, 1950 से हिंद महासागर प्रति दशक 0.12 डिग्री से की दर से गर्म हो रहा है। लेकिन यही स्थिति बनी रही तो वर्ष 2100 से मतलब 75 साल के बाद क्या दर होगा इसका, सागरों को गर्म करने के 0.17 डिग्री। समुद्री हीट वेव्स की घटनाएं मध्य शताब्दी तक 20 से बढ़कर 200 दिन प्रति वर्ष होने वाले हैं। मतलब अभी क्या है, मध्य शताब्दी तक 20 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 200, कि सागर जल के बढ़ते तापमान के कारण होने वाली ये घटना है, लगातार बढ़ते कारण, क्योंकि सागर पे उसका प्रभाव जो है व्यापक तरीके से उसे प्रभावित करता है, पूरे के पूरे सागरीय इकोसिस्टम को। क्योंकि किसी भी जलीय बॉडी का, जलीय इकाई के तापमान में अगर 1 डिग्री सेल्सियस का भी तापमान में अंतर हो तो काफी तेजी से और काफी स्तर तक उसे चेंज कर सकते हैं। क्यों, वाष्पीकरण बढ़ जाएगी, उसके बाद उसमें रहने वाले जो जलीय जीव है वो 1 डिग्री सेल्सियस काफी होती है वहां के मौसम को बदलने के लिए। तो ये देख रहे हैं हम लोग क्या, समुद्री हीट वेव्स जो है इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। 1993 से 2017 की अवधि में उत्तरी हिंद महासागर में समुद्र का जलस्तर कितना, 3.3 मीटर। आप देखो यहाँ पे 1993 से 2017 में कितना हो गया, ये जलस्तर 3.3 mm प्रति वर्ष हो गया। तो आप सोचो जरा, वैसे इलाकों के लिए जो थोड़ा कोस्टल इलाके में, तटीय इलाके में, जो सागर तल से बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है, मतलब जो ऐसे आइलैंड या तटीय इलाके, जैसे भारत में ही ले लो आप, जो सुंदरवन डेल्टा है वो रीजन देख लो, वहां पे जो है सागर तल के बढ़ने के कारण जो अभी से सिम्टम दिखने लग गए हैं। क्यों, वहां से माइग्रेशन बढ़ गया है। क्यों माइग्रेशन बढ़ गया है, क्योंकि सागर
का जो जल है लवणीय जल है, वो तो सॉल्टी वाटर होता है, पीने लायक नहीं है, ना सिंचाई करने लायक है। वो जो है आ गया है उस आइलैंड पे, तो ना वहाँ पीने लायक पानी है, ना वहाँ सिंचाई करने लायक पानी है, और रहने की स्थिति तो रहना मुश्किल होगा। तो वहाँ से माइग्रेशन काफ़ी बड़े पैमाने पे, ये तो केस स्टडी हम लोग देख सकते हैं, अभी सर्च करेंगे सुंदरबन के माइग्रेशन के बारे में, और इंडिया बांग्लादेश दोनों में हो रही हैं ये चीज़ें। मॉनसून पैटर्न, जाहिर सी बात है, जब बार बार मैं बोल रहा हूँ तापमान अगर बढ़ रहा है इतना 1 पॉइंट समथिंग और 0.89 से 1 पॉइंट समथिंग, अगर ये चीज़ें वृद्धि हो रही है तो क्या सबसे पहले क्या बदलेगी? बाष्पीकरण। और बाष्पीकरण होगा तो उसमें क्या होगी? उसमें बाष्पीकरण होने के कारण क्या, बाष्पीकरण जो मौसम में नमी धारण, हवा में नमी धारण करने की क्षमता वो बढ़ जाएगी, तो सीधे सीधे वर्षा को प्रभावित करेगी और हवा के नमी धारण करने की क्षमता को प्रभावित करेगी। और ये सब इससे क्या जुड़ा हुआ है? हमारी मानसूनी वर्षा। क्योंकि हमने मानसून में यही तो पढ़ा, दक्षिण पश्चिम मानसून जब समुद्र से होकर आती है, मतलब सागरों की तरफ से होकर आती है, नमी लेकर आती है, और अगर तापमान अगर बढ़ रहा है तो उस चीज को प्रक्रिया बढ़ेगी। इसी तरह से चक्रवात के निर्माण की प्रक्रिया भी बढ़ेगी, क्योंकि चक्रवात का मेन सोर्स क्या होता है? गर्म सागर का सतह। हमने पढ़ा है 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अगर लेकिन सागर का सतह अगर बढ़ जाएगी तो एक क्या होगा? उसकी अवधि बन जाएगी। जहां 4 या 5 उत्पन्न होते थे चक्रवात, वही संख्या बढ़ गई। उसके बाद क्या, जो वो जितने देर तक इम्पैक्ट करता था उससे कहीं ज्यादा तक इम्पैक्ट करेगा, मतलब उससे होने वाला जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। उसका कारण क्या? क्योंकि उसका सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी वही नमी है, ये हमने पढ़ा है चक्रवात में। तो ये चीजें इस दोनों चीजों को ट्रिगर करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को साथ में बताया। और बाकी क्या है, सिंधु गंगा के मानसून में अगर देखेंगे स्पेसिफिक, कि दक्षिण पश्चिम मानसून में दोनों दो अलग अलग तरह की चीजें आई। जहां सिंधु गंगा के मैदान और पूर्वोत्तर जो पूरा मानसून की वर्षा का क्षेत्र है वहां पे क्या हुआ? दक्षिण गिरावट आई है, और जबकि अत्यधिक वर्षा की घटनाएं तीव्र हुई है। मतलब दो चीजें हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह की चीजें। मतलब क्या है यहाँ पे, देखो आप, दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा में, टोटल वर्षा में क्या हुआ? कमी हो गई। लेकिन क्या अत्यधिक वर्षा मतलब क्या? कुछ एक विशेष दिनों में, मतलब महीने में, जहां 3 महीने जून जुलाई अगस्त ये वर्षा होती थी, सितंबर के भी कुछ दिन रख लो आप, इसमें वर्षा होती थी ठीक ठाक 10 दिन 15 दिन 20 दिन, वहां क्या हो गया? टोटल वर्षा जो है वो कम हो गई। और क्या, कभी कभी बीच बीच में 2 दिन या 3 दिन में ही बहुत ज्यादा वर्षा हो जा रही है, जितना एक महीने में होता था। इस बार इसका एग्जाम्पल ले लो आप, दार्जिलिंग में हुआ, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में, जिससे क्या हुआ? उसके डिवास्टेटिंग जो है ना परिणाम हमने देखे, आपदा में बदल गई। भूस्खलन बड़े पैमाने पे हुआ, क्योंकि वो 12 घंटे में 24 घंटे में 1500 mm की वर्षा हो गई। तो ये चीजें यहां पे देखने को मिल रही है। उच्च स्थानिक परिवर्तनशीलता के साथ मध्य शताब्दी तक अखिल भारतीय मौसम मानसूनी वर्षा में 6 से 8% की वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, मतलब उच्च स्थानिक परिवर्तनशीलता, मतलब इसमें क्या परिवर्तनशीलता काफी दिखेगी, कहीं कम हो रही है, कहीं अधिक हो रही है। तो वही हमने डिस्कस किया कि पूरा का पूरा जो जलीय चक्र है उससे प्रभावित कर देगा ये जलवायु परिवर्तन। ये हो गया। उसके बाद चक्रवात में सेम वही कि 1982-2019 की अवधि में अरब सागर में जो मानसून पूर्व चक्रवात की तीव्रता 40% की वृद्धि हुई है। हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने देखा है कि बे ऑफ बंगाल में ही चक्रवात आती है, जिसे चक्रवात बोलते हैं। लेकिन क्या इधर पिछले 2 दशकों से क्या हुआ? अरब सागर में भी चक्रवात आने लगे हैं, और उनकी संख्या कितना 40% की वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि सागर का तल गर्म हो रहा है, और मैंने बताया सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, सागर के तल में जितना तापमान बढ़ेगा। तो यही कारण है, अरब सागर की तटरेखा पर समुद्री जल स्तर से संबंधित प्रबल चक्रवातीय परिघटनाओं जो ऐतिहासिक रूप से 100 वर्षों में एक बार होती थी, उनके मध्य सदी तक वार्षिक रूप से होने का अनुमान है। तो ये चीजें फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, चरम मौसमी घटनाएं, चक्रवात, सूखा, बाढ़, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो ये सबसे चिंताजनक बात है, जो कि आप लोग इसे देख सकते हो किससे? आपदा से जोड़ के, क्योंकि आपदा की संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि सूखा और बाढ़ अपने आप में, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और उससे होने वाला प्रभाव बढ़ता है, तो अपने आप में आपदा का रूप ले लेती है। क्योंकि बाढ़ आना तो एक प्राकृतिक कारण था, सूखा भी एक प्राकृतिक कारण था, क्योंकि वर्षा कहीं कम हुई तो सूखा आ गया। लेकिन तुरंत उसमें क्या रिप्लेनिशमेंट का प्रोसेस था, जिससे मृदा की नमी फिर से वापस आ जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? लगातार 3 साल 4 साल सूखा हो रही, लगातार बाढ़ आ रही है।
तो उससे क्या होगा, उससे बड़े पैमाने पे मानवीय आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, और सिर्फ मानवीय आर्थिक गतिविधियां नहीं, इकोसिस्टम पूरा का पूरा प्रभावित होगा। ठीक है, तो यही है कार्रवाई की आवश्यकता है बढ़ते हुए समग्र जलवायु जोखिमों के मद्देनजर भारत में क्या कृषि, शहर और लोक स्वास्थ्य प्रणाली को में जो कमियां हैं, जो उसमें जो लचीलापन है, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स हमारा सही हो सके, समयबद्ध तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स कर पाए उन क्षेत्रों में, क्योंकि मैंने ये जोड़कर बताया ना, क्योंकि ये आपदा को जन्म देंगे और जलवायु परिवर्तन आपदा की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में, और कौन कौन सी, चक्रवात, बाढ़, सूखा, हीट वेव्स, इस सब की घटनाएं जब मैं ये लिख रहा हूं तो आपको पता होगा कि पिछले 5, 7, 10 वर्षों में जो है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भूस्खलन इसमें जोड़ लो आप, इन सब की संख्या बढ़ गई है। तो इसलिए हमें क्या, एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा जिससे कि हम इसका आकलन कर पाए। हम इसका सबसे पहले, समय से पहले, मतलब आने से, घटना के होने से पहले जो है ना, हम आकलन कर पाए, जोनिंग कर पाए कि कौन सा क्षेत्र, कौन सी कम्युनिटी सबसे ज्यादा इससे संवेदनशील दशा में रह रही, कि जहां आने की संभावना है। अब यहाँ पे एक बार क्षेत्रवार देख लेते हैं। क्षेत्रवार में सबसे पहले देखोगे कि तीव्र तापमान वृद्धि से प्रभावित सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जो ग्लेशियर वाले इलाके हैं, और दूसरा सागरीय तल। तो देखो आप, ये जो हिंदू कुश रीजन है, हिंदू कुश, और ये जो पूरा का पूरा जो ये रीजन है, ग्लेशियर वाला जो रीजन है, हिंदू कुश, काराकोरम, ये जो पूरा का पूरा ग्लेशियर वाला जो रीजन है, ये तापमान के बढ़ने से यहाँ पे हिमनद पिघल रहे हैं बहुत तेजी से। अब ये देखो यहाँ पे पश्चिमी भारत में चरम वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हुई, गर्म दिनों में, गर्म रात्रियों में बढ़ोतरी हो गई यहाँ पे। तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ पे जैव विविधता को प्रभावित करेगा। पश्चिमी भारत में क्या है, पश्चिमी घाट है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, ये पश्चिमी तट में यहाँ पे प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वृद्धि, चरम समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे अरब सागर में उष्णता में बढ़ोतरी हो गई, चक्रवात बढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये सब एग्जाम्पल। सुंदरवन की बात हमने की, समुद्र जलस्तर में वृद्धि, हीट स्ट्रेस में बढ़ोतरी, गर्म रात्रियों में वृद्धि। इसका प्रभाव क्या हो, पूर्व, ये सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वोत्तर भारत में क्या, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होने वाली मानसूनी वर्षा में गिरावट, ये यहाँ भी हो रहा है। गर्म दिनों में गर्म रात्रियों में वृद्धि, और शुष्क चरम मौसमी घटनाओं का मिश्रण। ये हमने सुना है कि पिछला जो महीना गया और पिछला जो वर्ष गया, ये सबसे गर्म महीने में था और गर्म वर्षों में था। ये चीज काफी चौंकाने वाली, अभी के आंकड़े हैं ये। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है ना, ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा 0.189 या 0.12, 0.17 अगर ना याद रहे तो एक आध बार लिख कर सकते हैं उसे। जो बेसिक चीजें हैं आप ये ध्यान में रखेंगे कैसे, किस तरह से चीजें बढ़ रही है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो याद रख लीजिए, कितना बढ़ रहा है। जैसे सदी के अंत तक बताया गया 1.2 से 1.5 की स्थिति बन सकती है। तो ये चीजें हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ने देखा कि COP30 भी हुआ है, वहां भी ये चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि COP30 के पहले, COP30 जो हुआ बेलेम ब्राजील में, उससे पहले ही एक रिपोर्ट भी आ गई, एमिशन गैप रिपोर्ट, कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो कार्रवाई की जा रही थी, जिससे कि उत्सर्जन कम हो सके और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, उसमें यही बात कही गई कि हम लोग फेल हो चुके हैं। मतलब हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं एमिशन को रोकने के लिए विश्व स्तर पे, उससे हम लोग पीछे हैं। यही बात की गई वहां पे। तो वहां पे कुछ आंकड़े दिए गए, तो इस तरह के आंकड़े जो है ना आप ध्यान में रख सकते हैं, 1 या 2 आंकड़े, और क्योंकि ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण रूप से ये आंकड़े हर जगह यूज होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, 4 नई श्रम संहिताएं लागू की गई हैं। ये उन्हीं की बात की, ये वही संहिताएं हैं जो मैंने बात किया, ये सबसे पहले इंट्रो में बात की कि श्रमिक कानून जो देश में चलता आ रहा था बेसिकली, तो श्रमिक कानून उसको समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए, और जो श्रमिक अधिकार हैं उसको सुनिश्चित किया जाए, और उसमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं। क्यों? क्योंकि एक जो श्रमिक के अधिकार से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के मामले हैं, जैसे उनकी कार्य की अवधि, जैसे उनके वेजेस, या उसके बाद जो उन्हें दी जाने वाली सुरक्षाएं, या जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का संबंध है, उसके बीच में जो
जो संविदा से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो संबंध हैं, उस या उसमें जो होने वाले विवाद हैं, इस तरह के जितने भी मामले हैं जो श्रमिक कानून के अंतर्गत आते हैं, जो अलग अलग कानून हैं, तो उन्हें एक जगह कर दिया जाए। उसका जो कमियां हैं दूर कर दी जाए। कुछ पुराने हो गए हैं समय के साथ, उसे कर दिया जाए। उसके बाद कुछ चीज़ों को समय के साथ जो है बदला जाए, जो आज वर्तमान परिस्थिति में है। और उसके बाद अल्टीमेटली यही था कि श्रमिक अधिकार को सुनिश्चित किया जाए, अधिक से अधिक उन्हें सुरक्षा प्रदान किए जाए, जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, जो इंटरनेशनल। तभी हम क्या करें, अधिक से अधिक निवेश प्राप्त कर पाएंगे अपने बाजार को, मतलब जो बाजार के जो और भी पक्षकार हैं, पक्षकार मतलब कौन, जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, उन्हें भी और ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे, जिससे क्या होगा, लिटिगेशन कम होगा। क्योंकि कानून जितना सरल, जितना इफिशियंट और कानून जितना आधुनिक होगा, उसमें लिटिगेशन मतलब जो विवाद है की संख्या कोर्ट में मामले जो है ना कम होंगे। और क्या, इन सबसे क्या होगा, इन सबसे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम है, वो सुधरेगा और उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधरेगी। तो सरकार का यही उद्देश्य है। इसमें कुछ कानून काफी पुराने हैं, तो जिनको एक जगह कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे क्या कि गवर्नमेंट मेड 4 लेबर कोड्स, यही 4 है। द कोड ऑन वेजेस, मतलब जो उनके जो मिलना मेहनताना है जो मिल रहा है, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, द सोशल सिक्योरिटी कोड और द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। मतलब जिस कंडीशन में काम करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी कानून है कि अगर उसके मद्देनजर कार्य करते समय अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो उसके उस स्थिति में उसके लिए क्या अधिकार है, उसके पास कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, तो इसके संदर्भ में भी कानून है। तो यही बात की गई है। बेसिकली यहाँ पे किया गया है कि जो 4 जो श्रम संहिताएं हैं, जो कोड है, उसमें 29 मौजूदा श्रम कानूनों को एक स्थान पे लाया गया है, जो कि ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है इतने बड़े पैमाने पे। और क्या और इससे क्या हो पाएगा, इससे क्या अनुपालन आसान हो पाएगा। मतलब क्या, अभी तक क्या जहां 29 थे वहां सिर्फ 4 हो जाएंगे। तो दोनों को लागू करवाने वाले को, मतलब डिफरेंट एजेंसीज जो है, मतलब सरकार, और दूसरा जो श्रमिक है जिस पे ये लागू हो रहे हैं या कंपनियां हैं जिस पे लागू हो रही हैं, अनुपालन करना में उनके लिए आसान हो पाएगा। जहां 29 के बारे में जानकारी रखना वहां 4 के लिए। तो कानून को सही करने का सबसे आसान तरीका ये होता है उसे कम कर दिया जाए, कम शब्दों में लिखा जाए। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है कानून के इसमें होने की। तो आसान बनाने का, पुराने प्रावधानों को हटा देने का, आधुनिक स्वरूप दे दीजिए उसे चेंज करके। उसके बाद साथ ही ये सुधार सरल व प्रभावी रूपरेखा तैयार करते हैं और श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण सुरक्षा के लिए व्यवसाय सुगमता को, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। तो यही हमारा क्रक्स है। चलिए नेक्स्ट क्या है। हाँ, तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे। मजदूरी संहिता। अच्छा, जब भी श्रमिक कानून की बात की जाती है तो यही 3-4 चीजें होंगी ना। सबसे पहले क्या, जो मजदूरी से संबंधित मुद्दा। उसके बाद क्या, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के संबंध में जो विवाद होते हैं, विवाद किस तरह से, ट्रेड यूनियन के संदर्भ में हो सकता है, औद्योगिक नियोजन, मतलब उनको जिन शर्तों पे काम करने के लिए रखा गया, वो शर्त अगर श्रमिक के द्वारा उल्लंघन किया जाएगा या कंपनी के द्वारा, तो दोनों मामले में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति है। यही लगभग विवाद होता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, इस तरह से देखो आप, कुछ कुछ तो है काफी पुराना है। व्यवसाय संघ ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 या 1947, 1946, काफी पुराने हैं ये, और जो कि मेन लॉ है इससे, इसके संदर्भ में। इसी तरह से जो सामाजिक सुरक्षा संहिता, इसके बारे में हमने पहले भी न्यूज टुडे के अंक में देखा है, किया है कवर 2020। और उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, जो लास्ट में हमने बताया कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो यही 4 कानून हैं। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। मजदूरी संहिता 2019 में ये बेसिकली क्या है, मजदूरी भुगतान 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। एक आध याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इतना याद रखना है कि किस प्रकार के कानून है ये मजदूरी संहिता। तो मजदूरी से के संदर्भ में जो कानून थे उनको एक जगह जो है मर्ज किया गया, एक जगह शामिल किया गया। हाँ, इसमें कुछ मुद्दे याद रखेंगे क्योंकि मेंस में लिखने के लिए ये जरूर आ सकता है। आप सोशल इशू में लिख सकते हो, पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में। और क्या, ये सबसे बड़ी बात है, जीएस पेपर 2 में ये आएगा। ठीक है, जीएस पेपर 2 में। चलिए, तो अब इसमें क्या है, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र के लिए है। उसका समाज के कमजोर वर्ग के लिए, जो श्रमिक है उनकी अधिकार तो सुनिश्चित करेगा। एक कमजोर वर्ग जैसे ट्रांसजेंडर के लिए इसमें दिया गया अलग से,
के बात की गई है, कुछ के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी तक इसके पहले के कानून में ऐसा नहीं था, क्योंकि ट्रांसजेंडर को हम लोग मानते ही नहीं थे, इस बात की, उनके अधिकारों की बात ही नहीं की जाती थी। तो ट्रांसजेंडर राइट्स जो की भी जो बात की जाने लगी, समाज में भी, कानून के स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे भी पिछले 10-15 साल का डेवलपमेंट है, हमने देखा है। और नियत समय पे मजदूरी का भुगतान करने और अनधिकृत कटौतियों को रोकने के प्रावधान अब सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, भले ही उनकी मजदूरी कितनी भी हो। तो ये सारी चीजें काफी इफेक्टिव बना सकती है पूरे सिस्टम को, हमारे बिजनेस सिस्टम को। उसी तरह से देखो, औद्योगिक संबंध संहिता जो है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, पूरा का पूरा जो ये सब जो उनके जो जो उनकी जो कार्य सब से संबंधित, जो कार्य से संबंधित जो भी लिखा पढ़ी, जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे संबंधित। तो ये जो श्रमिक के लिए है, तो अब देखो इसमें किस तरह की चीजें हैं। नियत अवधि नियोजन, मतलब कार्य की अवधि से संबंधित जो अनुबंध किया गया उसके आधार पर बात हो रही थी। प्रत्यक्ष अनुबंध आधारित नियोजन का प्रावधान, इसके तहत नियोजित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के समान मजदूरी, नियोजित मतलब ठेके पे, सामान्य भाषा में हम लोग समझे जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है और उन्हें कम पैसा दिया जाता है। इस सामान्य सा केस है, हम लोग सब ने हमने देखा है। तो उसमें कहीं ना कहीं उसके अधिकार तो, क्योंकि काम तो वही कर रहा है, और अगर अधिकार के रूप में देखा जाए तो समान काम के लिए समान वेतन, ये तो हमारा संविधान ही कहता है। तो ये सुनिश्चित करना राज्य का ये कार्य है। तो यही बात यहां पे की गई है। 1 वर्ष की सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी का के लिए पात्र होगा। मतलब वो व्यक्ति अगर कार्य से निकाला भी जाता है या छोड़ के भी जाता है तो उसे एक अमाउंट, निश्चित अमाउंट दिया जाए जिससे वो सर्वाइव कर सके उस नौकरी के बाद। ये इसी को बोलते हैं ग्रेच्युटी, उपदान। ये ध्यान रखेंगे। काम बंदी, छटनी, प्रतिष्ठान बंदी के लिए उच्चतर सीमा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसमें किया गया है, कोई कंपनी चलाते हो और एक निश्चित सीमा में, निश्चित संख्या में आप के यहाँ एम्प्लॉयर है या मजदूर काम कर रहे हैं, तो उसमें आप पे ये सीमाएं लागू, लिमिटेशंस। आप कभी भी रातों रात जो है ताला बंद करके नहीं जा सकते हो या सबको नौकरी से नहीं निकाल सकते हो। तो इसके लिए क्या है, 300 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान को कामबंदी, छटनी, प्रतिष्ठान बंदी के लिए समुचित सरकार के से पूर्व अनुमति लेनी होगी। पहले 100 कर्मचारी नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर यह प्रावधान लागू था। राज्य सरकारों को इस सीमा को बढ़ाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, उच्चतर सीमा या उससे अधिक कर्मचारियों वाले। यहां पे कर्मचारियों की परिभाषा का विस्तार क्या किया गया है कि कौन कौन कर्मचारी होंगे, कि बिक्री बढ़ाने वाले, जैसे सेल्स में काम करने वाले कर्मचारी, पत्रकार, 18,000 या उससे रुपए से प्रतिमाह तक आय अर्जित करने वाले या उससे अधिक वाले सब जो है कर्मचारी। क्योंकि कर्मचारियों को परिभाषित करना भी जरूरी है ना। कुछ ऐसे कर्मचारी होते थे, ऐसे डिपार्टमेंट, उन्हें कर्मचारी माना ही नहीं जाता था जो सेल्स में काम करते थे। मतलब वो एक प्रीमाइजेज में बैठ के, मतलब एक कैंपस में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री या उस तरह से बात की जाए तो ये सारे पक्षों पे करने से क्या होगा, पूरा का पूरा जो है श्रमिक अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा और बिजनेसेस के लिए भी कहीं ना कहीं चीजें स्मूथ की जाएंगी, ट्रांसपेरेंट की जाएंगी, जिससे काम को चलाया जा सके दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए। सामाजिक सुरक्षा संहिता की विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक सुरक्षाएं हैं, सामाजिक सुरक्षाएं मतलब क्या, जो किसी भी प्रकार का कंपनसेशन, जो राज्य बीमा है, उसके बाद क्या जो कार्य और रोजगार से संबंधित जो अन्य सुविधाएं, जैसे मेडिकल की सुविधाएं, छुट्टी की सुविधाएं, इस तरह की लीव की सुविधाएं, मतलब इस तरह की जो सुविधाएं हैं उसके लिए भी कानून है देश में, हर जगह होता है। तो उसके संदर्भ में जैसे कर्मकाज क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961। आप समझो कि कोई अगर महिला है, अगर वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या उसे छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। और छुट्टी में क्या, लीव विदाउट पे या पेमेंट के साथ, इसके लिए प्रावधान है बकायदा। तो ये प्रावधान है, लेकिन अलग अलग प्रावधान और भी प्रावधान है इसके संदर्भ में। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज देखोगे गिग वर्कर का। अब जैसे डिलीवरी एजेंट देखो आप, जो प्लेटफॉर्म पे आधारित जो वर्कर्स आजकल है, जो बड़ी संख्या में रोजगार भी दे रहे हैं, लेकिन वहां पे आप ये देखोगे कि वहां पे क्या हो रहा है कि कार्य की अवधि या यही छुट्टी से संबंधित जो नियम कानून है, थोड़ा पारदर्शिता की कमी है वहां पे। और कहीं ना कहीं अगर ये अल्टीमेटली खराब ही इसी तरह की स्थिति रहती है तो इसमें अल्टीमेटली इसका दुष्प्रभाव किस पे पड़ेगा, जो कर्मचारी है, जो वो श्रमिक काम कर रहा है, क्योंकि उसको ये सब चीजें, सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीजें देना अनिवार्य है नियोक्ता के लिए। गिग और प्लेटफॉर्म कर्मी सहित सभी कर्मकारों को, सभी के लिए, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, सब में, उसका कर्मचारी राज्य बीमा निगम
एक मतलब जो उसकी आय का एक निश्चित हिस्सा जो है बीमा के संदर्भ में जाएगा, वो जमा करना, ये चीजें अनिवार्य हो। अब पूरे भारत में लागू होगा, पहले ये केवल अधिसूचित क्षेत्रों में लागू था, अब वो शर्त समाप्त कर दी गई है। तो ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जो कार्य का जो वातावरण होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और उसमें जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो भी उसमें, मतलब वहां पे प्रदूषण ना हो। अगर प्रदूषण के कारण कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए कंपेंसेशन की व्यवस्था, या कार्य खतरनाक है, जोखिम बढ़ा है, तो उसके प्रति क्या उसमें लिए जा रहे हैं, सावधानियां बरती जा रही है, नहीं बरती जा रही है, और अगर किसी भी कारण से अगर किसी प्रकार की दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाती है तो उसके लिए क्या सुरक्षा है। तो इसी से संबंधित 13 अधिनियम को एक जगह किया गया है। यहाँ यहाँ पे ध्यान रखें 13, इसमें कारखाना अधिनियम, ये सब पुराने हैं, बागान श्रम अधिनियम, खान अधिनियम, इस सब में जो है देखिए जोखिम है। खान अधिनियम में खान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, और कारखाना अधिनियम किसी भी प्रकार के फैक्ट्री में आप देख सकते हो। इसी प्रकार के 13 अधिनियम की बात की जा रही है। इसमें क्या है, नियोक्ता द्वारा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी कर्मचारियों को वार्षिक स्वास्थ्य जांच की निःशुल्क सुविधा, मतलब जिस तरह की कार्य की उसकी, जिस तरह की उसकी स्वास्थ्य की स्थिति है, उसी उसके अनुसार उसे कार्य में लगाया जाए। खतरनाक कार्यों की सूची का विस्तार किया जाए कि कौन कौन खतरनाक हैं, कौन कौन नहीं है। तो ऑब्वियसली इससे पता चल पाएगा हमें वहाँ पे किस कर्मचारी को रखना है, फिट वाले को या उससे कम फिट। तो फिटनेस का आधार हम उसके साथ तालमेल बिठा पाएंगे हम उसके साथ। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए चलिए स्वास्थ्य से संबंध के संदर्भ में ही एक आर्टिकल, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स वैश्विक स्वास्थ्य संकट। ये हमने देखा है कि हमारे फूड हैबिट्स तेजी से चेंजेस हुए, तेजी से चेंज हो गए, और वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं, घर में पका हुआ खाना से कहाँ शिफ्ट हुआ है, वो शिफ्ट हुआ है पैकेज्ड फूड पे, प्रोसेस्ड फूड पे, जो मार्केट में पैकेट में मिल रहा है। ये भारत में भी, हमारे आसपास भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। शहरों में तो ये बढ़ ही चुका है, और ये उसका प्रसार जो है धीरे धीरे टीयर 2 और टीयर 3 टाउन तक भी जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग आंकड़ों की बात करेंगे और डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स की बात करेंगे, तो ये इसके जो है काफी दुष्परिणाम है, जैसे कि मोटापा, ओबेसिटी, और जो अन्य जो स्वास्थ्य विकार है, मेंटल डिजीजेस भी इसके प्रभाव जो है इसके खाने से, और बहुत ज्यादा अगर आप ये ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो रोग और बहुत सारे जो खामियां हैं उसके दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं, जिसका कि पूरा विश्व में देखा जाता है। उसी के संदर्भ में है यही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में वैश्विक स्तर पे मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज। भारत को तो डायबिटीज का कैपिटल ही बोला जाता है, संख्या इसमें अधिक। तो लेंसेट की रिपोर्ट है ये जो रिपोर्ट बात मैं कर रहा था, ये लेंसेट की रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसी में प्रकाश डाला कि एक प्रोसेस्ड फूड का उपभोग जैसे जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे ये सारी चीजें जो है ना हमारे समाज में देखने को मिल रही हैं, इस पे आधारित जो रोग हैं और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं। चलिए भारत में स्थिति क्या है, 2006 से 19 तक आप देखोगे कि जो 40 गुना वृद्धि हो गई। जैसे मैंने बताया कि 40 गुना वृद्धि हो गई है, बहुत तेजी से ये मार्केट भी बढ़ा है। इसके डिफरेंट रीजन है, सामाजिक भी, आर्थिक भी, इसके बहुत सारे रीजन है, खान पान में होने वाले बदलाव भी। लेकिन ये सच्चाई है, इस अवधि के दौरान क्या भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों में, और यहां तक कि बच्चों में भी मोटापे में वृद्धि लगभग 2 गुना हो गई है। तो ये आंकड़ों को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, खास करके स्वास्थ्य पैटर्न के लिए। ये सोशल इशू भी है एक बड़ा, ये हम लोग समझेंगे कैसे। उसके बाद पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या है। तो वही प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ है, और इसमें क्या वसा, फैट, चीनी, नमक और डिफरेंट टाइप के एडिटिव्स, जो कि क्या, जो कि एसेंस के रूप में यूज किया जाता है, जो कृत्रिम फ्लेवर के रूप में यूज किया जाता है, ये सब शामिल होते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसान है। ये हमने देखा है, ये स्वास्थ्य में एक निश्चित मात्रा में ही नमक चाहिए एक व्यक्ति को पूरे दिन भर में,
और उससे अधिक अगर ले रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट बहुत तेजी से हो सकता है डिफरेंट सिस्टम पे। यहाँ तक कि आजकल गुस्से की जो समस्या है, एंगर जो इशू है, उसमें नमक जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो इसलिए नमक को रेगुलेट करने की बात की जा रही है। और नमक आ कहाँ से रहा है? नमक इस तरह के फ्रूट्स में से आ रहा है, एक बात। दूसरा क्या है, उदाहरण में क्या, नूडल्स, बिस्किट, चिप्स, ये सब जो पैकेज्ड फूड है सब स्वादिष्ट लगते हैं, सब हम टाइम बचाने के लिए हम लोग सब यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, इन्हें अति स्वादिष्ट बनाने और भारी विपणन के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह से डिजाइन ही किया गया, पूरा का पूरा मॉडल ही ये है कि ज़्यादा चटपटा लगे, ज़्यादा स्वादिष्ट लगे, ज़्यादा आकर्षक लगे उसका पैकेट, कि लेने के लिए जो है ना कोई आतुर हो जाए। और क्या, अत्यधिक उपभोग से उच्च रक्तचाप, गुर्दे की विफलता, मोटापा, फैटी लीवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हृदय रोग, इस सब और उसके विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उत्तरदायी कारक तो देखते हैं पहले। सबसे पहले बात, एग्रेसिव जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वही चीज़ों को जो है ना पैकेजिंग के माध्यम से इतना आकर्षक बना के बेचा जाए और आप कहीं बच नहीं सकते हो। घर से निकलते ही सब जगह मिलेगा। उसके बाद क्या, आपके फ़ोन, आपके लैपटॉप, आप इंटरनेट पे हो तो वहाँ भी हर जगह चीज़ें ये अवेलेबल हैं। तो बहुत एग्रेसिवली जिसे विज्ञापन किया गया और डिजिटल क्रांति होने के बाद और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई और रीच बढ़ गया, हर जगह पहुंच गया। तो इसलिए अब गांव भी अछूता नहीं है, गांव में भी नूडल्स और चिप्स और बिस्किट्स खाने की जो पैटर्न है वो बढ़ चुका है। उच्च कॉरपोरेट लाभ, और इस प्रोडक्ट में क्या, ये काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट है, तो इसके लिए इसमें निवेश करना ये मुनाफा है किसी बिजनेस पर्सन्स के लिए या बिजनेस हाउसेस के लिए। तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस बिजनेस में हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद कमजोर विनियमन, सबसे बड़ा बात है, जस्ट यहाँ उल्टा है। जहाँ ये बिजनेस बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वहीं क्या है, जो इसमें मानक और लेबलिंग से संबंधित जो नियम और कानून होने चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ जो है संतोषजनक जो है सुधार नहीं किए, जो सुधार किए जाने चाहिए। जैसे लेबलिंग, विज्ञापन, स्कूल में जो जैसे कुछ भ्रामक ऐड दिया जाना, काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाना, मतलब नॉर्मल ड्रिंक है और उसे एनर्जी ड्रिंक बता दिया जाना, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो उसके संदर्भ में जो कानून है वो चीज, लेबलिंग में जैसे हम लोग बता सकते हैं कि आपको क्लियर लिखना पड़ेगा आपको, ये जबकि कानून है क्लियर कि क्या क्या इसमें कंटेंट है और उससे क्या पॉजिटिव या क्या निगेटिव हो सकते हैं। तो ये चीजें अभी भी ये पूरी तरह से लागू नहीं है। वो बड़ी इस तरह के वेग और स्पष्ट भाषा में लिखते हैं जिससे वो पढ़ने के बाद भी चीजें पता ना लग पाए, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव अधिक होता है, जो ये सामाजिक समस्या की बात कर रहा था, यही क्या है, शहरीकरण हो गया है माहौल, मतलब अधिक से अधिक आज भारत की 30 से 32% जनसंख्या कहाँ रह रही है, नगरों में। और क्या, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी ये है, मतलब क्या सब लोग जो कामकाजी हैं, मतलब समय की कमी है। उसके बाद क्या, न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ भी, तो वहाँ पे क्या, खाना बनाने के लिए जो समय लग रहा था उसके बदले वो दूसरे जगह पे खर्च कर रहे हैं, मतलब उनके पास समय नहीं है। तो इस कारण से प्रोसेस्ड फूड जो है ना उनके लिए आसान विकल्प लगता है। तो इसलिए रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड पे जो निर्भरता बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ ही क्या, आपके पास विकल्प भी तो है ना। कोविड से पहले क्या 10 मिनट में डिलीवरी नहीं हो रही थी, आज 10 मिनट में भी डिलीवरी हो रही है। और डिलीवरी जिस तरह का प्लेटफॉर्म बढ़े हैं उस तरह से, उसके बाद क्या, वो लेट से आता था 10 मिनट में भी कर दिया। ये सब चीज़ें भी बढ़ावा देने में इसके लिए सहायक है। उसके बाद क्या, जो नीतिगत सिफारिश है, क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले इस पे कर, टैक्स बढ़ाया जाए सबसे पहले, जिससे क्या ही थोड़ा महंगा होगा। उसके बाद क्या, थोड़ा ये, लेकिन ये एक हद तक होगा। अवेयरनेस अल्टीमेटली बढ़ाना आवश्यक है। कॉर्पोरेट प्रभाव को विनियमन करना, जो कॉर्पोरेट जो है वही भ्रामक ऐड चला के या रेगुलेशन को अनुपालन नहीं करके, कॉम्प्लायंसेस में का उल्लंघन करके, तो उसमें जो है ना स्पष्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कठोर विनियमन कठोर रूप से जो है ना लागू किया जाना चाहिए। उद्योग के स्व विनियमन के स्थान पे अनिवार्य नियमों पर मौजूद प्रतिस्पर्धा निरीक्षण के लागू करना चाहिए, जिससे कंपटीशन भी सही हो सकता है और पूरा की पूरी इंडस्ट्री के लिए भी सही है, उनके लिए भी। पैकेज के फ्रंट पे चेतावनी लेबल, यही कि अगर जो जो चीजें हैं सब चेतावनी, सब कुछ लिखा जाना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव।
अगर हानिकारक है तो हानिकारक, किन के लिए हानिकारक है, ये शुगर डायबिटीज के पेशेंट के लिए हानिकारक है, वो लिखा होना चाहिए कि चीनी की इतनी मात्रा है, उनके लिए नहीं चाहिए। बच्चों के लिए ये नहीं है, तो ये लिखा होना चाहिए। लोक संस्थाओं में यूपीएफ्स को प्रतिबंधित करना, स्कूल, अस्पताल, ये देखिए यहाँ पे, तो ये जागरूकता से जुड़ा हुआ है कि स्कूल के स्तर पे ये चीजें बैन की जा सकती हैं, जिससे ये पता चल जाए बच्चों को ये सही नहीं है खाने के लिए, खान पान, मतलब जो नेचुरल घर में पका हुआ फूड है वही हमारे शरीर के लिए ठीक है। तो ये हर स्तर पे हम लोग काम करेंगे, तब जाके ये इस तरह से सोशियो इकोनॉमिक समस्या है उस पर हम लोग सुधार कर सकते हैं। अब नियंत्रित करने के लिए भारतीय पहले क्या की गई है, देख, ईट राइट इंडिया अभियान, ये प्रेरणा देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इसे भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण एफएसएसआई, आप देखो किसी भी खाद्यान्न आउटलेट पे, किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी दुकान में जो खाने के सामान बेचता है या सर्व करता है, उसमें एफएसएसआई का एक सर्टिफिकेट लगाओ, यही संस्था है। इसका उद्देश्य यही है कि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करें। इसके द्वारा ईट राइट इंडिया अभियान लगा, ट्रांस फैटी एसिड पे जो है ना, जो यही बसा की बात की जा रही थी, उसकी मात्रा को सुनिश्चित करना, जो कि शरीर के लिए काफी खराब है। तो इसके निर्देश के अनुसार, एफएसएसआई के निर्देश के अनुसार, खाद्य पदार्थों में टीएफए कुल तेल और वसा की मात्रा का अधिकतम 2% होना चाहिए। चीनी युक्त बातित पेय पदार्थ, जो ड्रिंक है आज जिसमें भी चीनी है, शुगर है, उसमें क्या है, चीनी की मात्रा फ्लेवरिंग वाले सभी बातित पेय 40% जीएसटी महंगा किया जाए। भारतीयों के लिए संशोधित आहार दिशा निर्देश और एक डाइटरी जो है प्लान भी। क्यों संशोधित भारतीयों के लिए बात की जा रही है, मतलब क्लाइमेट अलग है, हर क्लाइमेट के अनुसार खान पान होता है, सबसे बड़ी बात है। ज्योग्राफी वहां पे काफी महत्वपूर्ण है, कितना टेम्परेचर है, किस तरह की वर्षा की स्थिति कैसी है, तो ये चीजें भारतीयों के लिए आहार संबंधी जो है ना एक गाइडलाइंस या एडवाइजरी होनी चाहिए कि लोग जो है अंधेरे में ना ये रहे। तो इसलिए आईसीएमआर के द्वारा ही ये चीज काम किया जा रहा है। तो संशोधित दिशा निर्देश भी 2024 में जारी किया गया है। चलिए, अंत में जो न्यूज आर्टिकल है ये है ये है साइबर सुरक्षा को लेकर और साइबर क्षेत्र में जो क्राइम अब आजकल बढ़ रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा क्या, डिजिटल अब्यूज का मामला, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी को परेशान किया जाने का मामला, या उनके प्रेस्टीज, उनके जो छवि है, उनकी इमेज को खराब करने के प्रयास, इससे जुड़ा हुआ मामला है। और इसके आगे भी बहुत कुछ, और इसमें जो सबसे संवेदनशील स्थिति में आज है, महिलाएं हैं, क्योंकि सेम सिचुएशन में पुरुष और महिलाएं को रखा जाए तो उसमें महिलाएं ज्यादा संवेदनशील स्थिति में है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो है यौन मामलों के संदर्भ में, मतलब यौन पक्ष से संबंधित भी क्राइम यहां पे देखे जा रहे हैं। ब्लैकमेल करना, धमकियां देना और उनके इमेज को यौन आधार पे जो है ना बदनाम करने के प्रयास, तो ये इसे डिजिटल अब्यूज के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जिसमें कोई हैकर के द्वारा उस सिस्टम, जो यूजर है उसके सिस्टम को हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन को निकालकर, या फिर जो डिफरेंट तरीके इजाद किए गए हैं आजकल, डिफरेंट तरीके इजाद किए गए इस प्रकार के क्राइम करने वालों के द्वारा, उसके द्वारा उसे, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट हमने सुना है ये, तो इस तरह की घटनाओं का बढ़ना, और उसमें महिलाओं को सबसे संवेदनशील स्थिति में होने के कारण उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। तो इसीलिए क्या हम लोग देखेंगे कि संविधान जो जीएस पेपर 2 से संबंधित तो है ही, इस सामाजिक मुद्दों से भी संबंधित होगा कि ये बढ़ते हुए जो आजकल जो हमारा जो समाज है, जिस तरह से हम लोग सामाजिक आर्थिक रूप से प्रगति तो कर रहे हैं, आर्थिक रूप से, साइंटिफिक रूप से भी, मतलब हमारे जो पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हो रहा है। मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया तो डेवलप हुआ है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी देखे जा रहे हैं, तो उससे संबंधित है। और इसमें एक चीज ये है कि हम लोग सिक्योरिटी से भी जोड़कर देखेंगे कि सिक्योरिटी का भी मामला हो सकता है कि विभिन्न पदों पर बैठे हुए महिलाओं के साथ भी ये चीजें की जा सकती हैं या की जा रही हैं। तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या है, ये एक्चुअली संदर्भ इसका क्या है, यूएन ह्यूमन
जो संस्था है जो महिलाओं के लिए काम करती है अंतर्राष्ट्रीय स्कंदर में, उसके द्वारा बताया गया है कि विश्व की 44% महिलाएं और लड़कियां डिजिटल माध्यमों से होने वाली हिंसा के विरुद्ध कानूनी संरक्षण से वंचित है। मतलब उन्हें कानूनी संरक्षण नहीं मिला है या नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद क्या, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वही डिजिटल अब्यूज, विभिन्न प्रकार के जो मैंने एग्जाम्पल दिए, उसमें एआई ने क्या किया है, एआई ने उसे बढ़ा दिया, उसे ट्रिगर कर दिया है, उसकी इंटेंसिटी को, उसके प्रभाव को, उसकी व्यापकता को। कि जो वीडियो, फेक वीडियो पहले बनाने में मेहनत लगती थी, अब वो सेकंडों में बन रही है। एक हो गया। जो पिक्चर मॉर्फ करने में टाइम लगता था, आज वो सेकंड में बन रहा है। जो वीडियो, मैसेज, इमेज, ये ऑडियो, ये सब चीजें सर्कुलेट करने में या किसी व्यक्ति के खिलाफ, विशेष के खिलाफ टारगेटेड कैंपेन रन करने में समय लगता था, अब वो एआई के दौर में बहुत तेजी से किया जा सकता है या किए जा रहे हैं। तो हम लोग इसके कारण भी ये समस्या हो, और क्या कि गुमनाम रहते हुए, एनोनिमिटी के साथ, ये सारी चीजें जो है एक चुनौती के रूप में आ रही है और पूरा का पूरा साइबर स्पेस को जो है असुरक्षित कर रहा है और उसको अधिक से अधिक वायलेंट बनाने की होने की दिशा में ले जा रहा है। और जहां पे जो सबसे कमजोर वर्ग होगा उसके लिए कानून नहीं होंगे, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन में होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकार के कानून में बदलाव किए जाए, जो पुराने कानून चले आ रहे हैं, और उसमें जो संशोधन किए जाए और उसको और इफिशिएंट बनाया। जैसे भारत में क्या है, इसके लिए आईटी एक्ट है, उसके बाद आईपीसी के भी प्रावधान है, स्पेसिफिक प्रावधान थे, और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता भी है इस तरह से, जहां पे महिलाओं के लिए, और उसके अलावा भी जो है महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए डिजिटल वर्ल्ड में और डिजिटल वर्ल्ड के बाहर भी कानून है, जैसे पॉक्सो अधिनियम है। तो इस तरह से भी हैं कानून। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस पक्ष पे क्या। सबसे पहले यही बात की जाए कि महिलाओं के लिए क्या के विरुद्ध जो डिजिटल माध्यम से हिंसा हो रही है क्या है। तो हम लोग अधिकतर कर ही लिया डिस्कस कि डिजिटल माध्यम से होने वाले उच्च दुर्व्यवहार को कहा जाता है डिजिटल अब्यूज, और उसके बाद क्या एआई तकनीक द्वारा सृजित और प्रसारित किए जाते हैं। फोटो, इमेज, वीडियो, ऑडियो, फेक वीडियो, किसी दो पर्सन का, दो अलग अलग पर्सन का, उसके साथ नाम जोड़कर। आज हम लोगों ने देखा है नॉर्मल एआई में बहुत आसान है किसी दो अलग अलग पर्सन को के फोटो को एक साथ रखा जाए, और इसमें सबसे सामाजिक स्थिति के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगी सामाजिक रूप से, अगर इस प्रकार की चीजें की जाती है तो महिला। और क्या सारे इनसे महिलाओं को शारीरिक, यौन, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक हानि पहुंचती है। वही कि मैंने बताया कि समाज में विभिन्न स्तर में होने वाली जो रहने वाली जो महिलाएं हैं, सब इससे प्रभावित हो सकती हैं, चाहे कितने भी उच्च पदों पे ही क्यों ना हो, जिस प्रकार का स्वरूप है इस क्राइम का। तो इसलिए क्राइम काफी गंभीर और काफी इसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं, जो समाज के ताने मारे को, कानूनी ताने मारे को बदल सकता है, और इसके दुष्प्रभाव, मतलब जैसे राजनीतिक पद पे अगर कोई व्यक्ति है, उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस प्रकार के वीडियो, या उसे बदनाम करने के लिए, उसके इमेज को खराब करने के लिए, तो इस तरह की चीजें आप इसके कंसिक्वेंसेस, परिणामों को समझ सकते हैं। इसी तरह से सामाजिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, अब बहुत सारे लोग जो है अगर समाज में बदनामी की डर से अगर इस प्रकार की समस्या में क्या है आत्महत्या को अपना ये रास्ता अपनाते हैं, जो कि एकदम गलत है पर्सनल लेवल पे, लेकिन ये उनके पास कोई चारा नहीं बचता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उनके पास जो है इस तरह के विकल्प हो देने की बात, और इतना जो है सुगम बनाने की स्थिति है, आसान बनाने की, जैसे कि उनकी पहुंच हो सके ऐसी सिचुएशन में जब वो कमजोर स्थिति में हो क्या रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बढ़ाने वाली नई चुनौतियां हैं क्या। एक्चुअली यही है कि अधिकार विरोधी अभिकर्ता, कि ऑनलाइन माध्यम में बेसिकली हो ये रहा है कि जो उपयोग महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, उदाहरण के लिए साइबर बुलिंग, उत्पीड़न, हिंसा और दुर्व्यवहार की धमकियां, मतलब उल्टा हो रहा है। डिजिटली पहुंचना, रीच बढ़ाना, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना जितना आसान हो गया है, तो आप समझो ऐसी स्थिति में डिजिटल प्लेटफॉर्म से सही बात
को तो प्रसारित किया ही जा सकता है, स्प्रेड किया ही जा सकता है, बुरी बात को भी किया जा सकता है। तो सेम इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का महिला अधिकारों के विरुद्ध यूज किया जा रहा है। मतलब एक तरह से निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना। और क्या, अगर कोई इस तरीके से बात करता है, उस पक्ष में बात करता है, तो उसके खिलाफ टारगेट किया जाना, कि पूरा का पूरा एक आर्मी लग जाती है, ट्रोल आर्मी। हमने सुना है ये सब वर्ड हमारे समाज में आजकल, ये सब काफी पॉपुलर वर्ड है, कि उसकी आलोचना करना जिससे कि वो डर जाए, वो मतलब थक जाए, वो उसके बाद वो रोक ही दे। तो इस तरह की वही साइबर बुलिंग, उत्पीड़न, हिंसा, दुर्व्यवहार की धमकियां देना। यहाँ तक कि महिला जो एंकर है, न्यूज एंकर, या महिला जो विभिन्न पदों में बैठे हुए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, अपने विचार को रख रहे हैं, अपने मत को रख रहे हैं, और उसमें कुछ लोग सहमत नहीं हैं, या तो उनके खिलाफ, या आप एक्ट्रेस की बात कर लें, या आप कंटेंट क्रिएटर की बात कर लें, तो उनके खिलाफ जो धमकियां आती हैं, आप उसमें जो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये शेयर किए जा रहे हैं, इस प्रकार के सेलिब्रिटीज या आम आदमी के द्वारा भी, जो महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो वे देखेंगे कि उसमें बलात्कार की धमकियां, या उनके परिवार के साथ इस प्रकार की धमकियां, तो इस तरह की चीजें आ रही हैं, जो उनका जो सामाजिक रूप से जो पूरा का पूरा जो एक कमजोर जो स्थिति है, वहां पे बात की जा रही है। तो इससे क्या है, सामाजिक रूप से क्या, ये एआई का जो बढ़ता हुआ जो उपयोग है, कहीं ना कहीं जो समाज में पहले हिंसा थी, उसके इम्पैक्ट को बढ़ा दिया गया है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी आधारित जो क्राइम जो बढ़ गए हैं, इसलिए इसमें भूमिका जो है ना, ये बताई जा रही है। ये एआई का उपयोग किसी के खिलाफ लक्षित दुष्प्रचार, यही किसी की बात अगर मुझे नहीं आ रही, उसे बदनाम करना है, तो हम उसको टारगेट करके बाकायदा जो है ना, उसमें जो है ना खिलाफ कैंपेन चलाना, उसके अश्लील पिक्चर निकाल लेना, वीडियो बना देना, मतलब फेक वीडियो बना देना, फेक पिक्चर बना देना, ऑडियो बना देना, किसी और के साथ नाम जोड़ देना, किसी और के साथ वीडियो में डाल देना, इस तरह की चीज़ें। दोबारा डीप फेक पोर्नोग्राफी वीडियो, और डीप फेक पोर्नोग्राफी वीडियो में एक डेटा है, जितने डीप फेक पोर्नोग्राफी वीडियो हैं उसमें से 90 से 95% महिलाएं हैं, 90 से 95% महिलाएं। और बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेस, नेता, अभिनेता की बनाई जाती हैं, आम आदमी की भी बनाई जा रही है, उसमें महिलाएं हैं। तो सबसे ज्यादा शिकार जो है इसमें महिलाएं, तो ध्यान रखेंगे। एआई आधारित दुर्व्यवहार जो है नए रूपों में शामिल, जैसे एआई संचालित छद्मरूपण, इम्पर्सोनेशन, मतलब क्या, किसी और की पर्सनालिटी धारण करके, मतलब उस महिला को ये ना लगे कि मतलब उसके किसी जान पहचान वालों बन के, मतलब उसकी ऑडियो में या उसके वीडियो में उसके चेहरे शक्ल लगा के बातचीत करना, या उसकी पहचान, या डिजिटल उसकी आईडी से बात किया जाना, और उसके बाद जो है वहाँ पे उसके साथ जो भी क्राइम, सेक्सटॉर्शन, यही ब्लैकमेल की बात है, मतलब उनकी कुछ इमेज या फोटो या वीडियो, कुछ डेटा अगर चोरी करके और उसके बाद अपनी मर्जी का काम करवाना, जो जैसे ब्लैकमेल होता था, तो उसी को सेक्सटॉर्शन बोला जाता है। एक्सटॉर्शन, धमकी देकर पैसा निकलवाना, जैसे पहले माफिया वगैरह किया करते थे, बंदूक की नोक पे, वो चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि आपके जो है इस तरह के जो प्राइवेट वीडियो हैं या फोटो हैं या इमेज है, वो हमारे पास है, तो आप कर सकते, तो ये चीज़ें। उसके बाद क्या, ये जो उन्नत डॉक्सिंग है, वही डॉक्सिंग यही होता है कि जो प्राइवेट जो डेटा वगैरह है, और जो डेटा में सब कुछ आ सकता है, इमेज आ सकता है, फोटो आ सकता है, मैसेजेज आ सकते हैं, जिससे आपके पूरा का पूरा जो लाइफ है उसके बारे में चीजें, जानकारी पब्लिक की जाती है। तो सामने वाला जो क्या करेगा, जो डॉक्सर है, वो क्या करेगा, आपकी वो धमकी वही देता है कि आपकी जो निजी डेटा है उसको हम सार्वजनिक कर देंगे, ये धमकी होती है, तो इसे डॉक्सिंग बोला जाता है, ध्यान रहे। तो इससे क्या, गंभीर आर्थिक, सामाजिक, मानसिक क्षति, ये मेनोस्फीयर का विस्तार, वही जो बात की जा रही थी, महिला विरोधी माहौल क्रिएट करना, और वही जो पहले समाज में था, पुरुषवादी सत्ता जो थी पहले से विद्वान, वो उसका प्रसार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और उसे बरकरार रखना, और उसे सही ठहराना, उसके पक्ष में बात करना, तर्क करना, डिफरेंट टाइप की चीजें करना, और क्या, सही मतलब फेक चीजें, जैसे क्या पूरा का पूरा ऑनलाइन कंटेंट इस चीज से बढ़ा होगा उसके विरोध में। और विरोध में क्या है कि बाकायदा एक अभिवृत्ति, मतलब एटीट्यूड चेंज करने वाली बात होगी ना, कि एक एटीट्यूड, ऐसा वर्ग तैयार हो रहा है, वो सही में ऐसा ही सोचता है जो ये कंटेंट कंज्यूम कर रहा हो। तो इस बात की बात, जो कि अंततः इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देंगे।
कानून में कमियां वही बात ही कि डिजिटल माध्यम से जो दुर्व्यवहार सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कानून था वो कहीं ना तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। जो नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उसमें क्या बहुत सारी चीज़ों की परिभाषा ही अस्पष्ट है, क्योंकि कानून क्या है सब कुछ को स्पष्ट तरीके से मांगता है, उसके लिए एविडेंस चाहिए होता है। तो वहाँ पे यही है कि ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, यहाँ पे ये एग्जाम्पल पूरे दुनिया में से हम लोग ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। और जगह हैं जैसे यूके में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, मैक्सिको जैसे राष्ट्र में है ले ओलंपिया, यूरोपीय संघ का क्या है डिजिटल सेफ्टी एक्ट। इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेफ्टी एक्ट हैं कि जो कोई भी यूजर हो उसके लिए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए एक कानून होना चाहिए। और क्या साथ में ये भी है कि कानून तेजी से बदल रहे हैं, जेनेटिव एआई की चुनौतियों से निपटने में प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहा है। मुद्दा ये है कि जेनेटिव एआई उसी को बोलते हैं कि जो जनरेट करता है कुछ भी, एआई टूल जो है, पिक्चर, जो एआई इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, जो सेकंडों में हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं कानून जो है लड़ नहीं पा रहा है आज। तो उससे समय के साथ बदलने की आवश्यकता है। आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो वही मैंने जैसे बताया कि समस्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है, देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो हम लोग सारे पक्षों में काम किया जाना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो बात हुआ ही कि ये जो एआई उपकरण सुरक्षा में नैतिक मानकों का पालन करें, जितने भी एआई उपकरण है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे ऐप ही क्यों ना हो, सब के लिए एक कोड होना चाहिए, इथिकल कोड, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वो उसका आधार सिंपल है, कानूनी आधार जो हमारा जो संविधान कहता है, जो हर जगह है, तो वो चीज़ें एक। दूसरा, डिजिटल हिंसा के पीड़ित महिलाओं के समर्थन हेतु, मतलब उनके लिए जो पीड़ित है, क्योंकि कानून में पहले से तो है, तो उनके लिए कुछ न कुछ प्रबंध होना चाहिए। तो उनके लिए क्या, अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और उनके लिए कुछ मदद की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद क्या सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़ित है उसमें सबसे बड़ा कारण आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जानकारी की कमी। प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच तो गए, सोशल मीडिया में पहुंच तो गए, उसे चलाना नहीं आ रहा है, या उसमें हमारे साथ फ्रॉड हो जा रहा है, उसके प्रति हमारे पास जागरूकता नहीं है। आपने देखा होगा आरबीआई के मैसेज आजकल सबके फ़ोन पे आ रहे हैं कि आप किसी प्रकार के लिंक या किसी प्रकार के वीडियो कॉल जो अननोन है नंबर से आए आपके मोबाइल पे, नहीं क्लिक करना है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैसेज आते ही इस तरह से मतलब लुभावन तरीके से लिखा जाता है कि आपको इतनी राशि जीत गए हो आप, या कुछ इस तरह से ऐसे होता है कि आप खुलने मजबूर हो जाता है। लेकिन जब भी लगे कुछ ऐसा हो रहा है कुछ इस तरह से, वो क्या है, फेक है, जो एकदम नया है एकदम। तो ये चीज़ है। और तो इसलिए क्या है कि बड़े पैमाने पे क्या प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है स्कूल के स्तर से ही। और यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही तो महिलाओं को, क्योंकि सब जो इस पूरे के पूरे क्राइम का जो है ना, जो सबसे केंद्र में है, तो ये ध्यान रखेंगे। लड़कियों को डिजिटल साक्षर बनाने, ऑनलाइन दुर्व्यवहार से सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण देने, विषाक्त ऑनलाइन संस्कृति को चुनौती देने वाले कार्यक्रमों में किया जाना चाहिए, ट्रेंड किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग सकारात्मक, अब जस्ट उल्टा, अभी क्या है, टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या किया जा रहा था, निगेटिविटी फैलाने के लिए, क्राइम करने के लिए, फेक वीडियो बनाने के लिए, इसको जस्ट उल्टा किया जाए, अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जाए। एआई का यूज किया जाए, जो इस तरह के कंटेंट है उसको पहचान के उसको साइड करने का या मार्क करने का। यह हमने देखा है कि फ्रांसीसी टेक इस तरह की उदाहरण है कि फ्रांसीसी टेक कंपनी है बॉडीगार्ड एआई का ऐप है, जो कि ऑनलाइन जो अपमानजनक कंटेंट है, जो भी इस तरह के जो खराब है, जो विभिन्न प्रकार की जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं या कंटेंट है वहाँ पे, उसको पहचानता है, उसको अलग करता है, उसको या तो मार्क कर दिया जाए। इसी तरह से तो ये चीज़ें संभव है, ये चीज़ें की जा सकती। तो टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग ये किया जाए, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जब ऐसा हुआ है तो वहाँ देखा गया है उसके उपयोग तो हुए हैं, दुरुपयोग भी हुआ है। तो उसी तरह से एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होने वाली जो डेवलपमेंट है उसका प्रयोग दोनों तरह से संभव है। तो ये हम लोग एक पुरानी डिबेट है जिसमें जो हमारे सामने आज फिर से है, लेकिन महिलाएं इसके सामने एक पीड़ित बनकर है जिसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है कानूनी तौर पे। तो इसलिए कानून में बदलाव किए जाने चाहिए, पर्याप्त बदलाव। हाँ, अंत में जो है ना कुछ डेटा है। डेटा क्या है, महिलाओं लड़कियों के विरुद्ध प्रौद्योगिकी जनित हिंसा, जो लास्ट में हम लोग बात कर रहे थे, इसके द्वारा यही डेटा दिया गया है कि ये जो इसका प्रसार है 16 से 58%, गलत जानकारी और अपमानजनक कंटेंट कितना 67%। मतलब यह महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से हिंसा का सबसे आम रूप है, गलत जानकारी और अपमानजनक कंटेंट। मतलब कोई भी किसी के
किसी के बारे में फेक न्यूज फैलाना, किसी भी महिला को जोड़ के, सबसे बड़ा क्राइम आजकल, मतलब सबसे सामान्य तरीका है। उसके बाद क्या, 73% महिला पत्रकारों ने ऑनलाइन माध्यम से दुर्व्यवहार का सामना करने की बात कही। अब देखो, मैंने बताया एक प्रोफेशन, एंकर की बात की थी मैंने अभी, तो ये पत्रकार जो क्या है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों के खिलाफ क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, सामाजिक आर्थिक मुद्दे। तो जो उसके अपोजिट पक्ष है, वो अपोजिट पक्ष या कोई भी अन्य पक्ष जिसका हित प्रभावित हो रहे होते हैं उस न्यूज से, तो वो क्या करता है, उनको टारगेट करता है, उनके खिलाफ अभियान करता है कि उनके इमेज को खराब करने के लिए, जिससे उनकी बात को भरोसा नहीं किया जाए आम आदमी के द्वारा। तो उसमें क्या, उसके महिला होने को जो पॉइंट किया जाता है, तो जिस कारण से इस तरह के अपराध जो है देखे जाते हैं, डिजिटल अब्यूज का मामला सामान्य रूप से देखा जाता है। तो अब हम लोग आज की अन्य सुर्खियों को देखते हैं, जिसमें शॉर्ट न्यूज है। सबसे पहला शॉर्ट न्यूज भूगोल से, ज्वालामुखी माउंट सेमेरू इंडोनेशिया के में अवस्थित जो जावा द्वीप है, जावा सुमात्रा, ये हमने देखा है, ये हमने सिंगापुर है ऐसे, सुमात्रा, ये जावा, इस आइलैंड पे ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे यहीं पे ये सुमेरु अवस्थित है। और इसकी ज्योग्राफी हम लोग अगर समझना चाहेंगे तो ज्योग्राफी हम लोग ने देखा है कि इस रीजन में भारतीय आइलैंड जो हैं, जो भारत में भी जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे ये चीज़ें क्या ज्वालामुखी घटनाएं देखते हैं। बैरन आइलैंड इसी तरह का जो सक्रिय है और उसमें समय समय पर सक्रियता दिखती रहती है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, उसमें राख और धुआं निकलते हुए देखा गया। तो मतलब ऐसा क्या है कि यहाँ पे सक्रियता, ज्वालामुखी सक्रियता हमेशा बनी रहती है कि प्लेट मार्जिन पे है, प्लेट मार्जिन पे, अभिसरण प्लेट मार्जिन, ये हमने भूगोल में पढ़ा है। कौन कौन सा, इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट, ये पूरा का पूरा। तो एक महत्वपूर्ण क्या है, ये निक्षेपण अवक्षेपण जोन है, सबडक्शन जोन है, ये सबडक्शन जोन है, जहां पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जाती है। कौन, इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट। इसके कारण ये डिफरेंट टाइप की भूकंपीय घटनाएं भी देखते हैं, ज्वालामुखी भी देखते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। दो का तो नाम हमने कह दिया, एक इंडिया का, एक यहाँ पे इंडोनेशिया का। और उसके बाद सुनामी की भी घटना हम लोग यहाँ पे जो हिंद महासागर क्षेत्र में देखते हैं। तो इसका कारण ये बनता है, जिसमें सागर तल में जो प्लेटों के संचलन से जो कुछ गतिविधियां होती है, भूकंप आती है, उससे सुनामी होती है। तो यही न्यूज है कि इसमें अभी माउंट सेमेरू में जो है ना, हाल में उद्गार हुआ है। इंडोनेशिया का जीवित ज्वालामुखियों में से सबसे सक्रिय है, ये हमेशा इसमें चीज एक्टिविटी दिखती है। ये बेसिकली वही है कि पूर्वी जावा द्वीप में है, और ये क्या सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और किस प्रकार का ज्वालामुखी, स्ट्रैटो, पहले भी हमने पढ़ा था कि क्या है, स्ट्रैटो ज्वालामुखी है, स्ट्रैटो वोल्केनो या कंपोजिट, क्या बोलते हैं, कंपोजिट। तो आप समझो कि कंपोजिट सिंपल ये ऐसा होता है जो एकदम कोन बनता है एकदम, और उसकी हाइट सामान्यतः इसी की सबसे अधिक हाइट होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो इसका लावा का प्रकार है वो ऐसा होता है, चिपचिपा होता है, अधिक चिपचिपा होगा, वो एसिडिक होगा अधिक। तो जिस कारण से क्या होता है, वो निकल नहीं पाता और निकलते के साथ जो है जम जाता है। तो इसलिए जमते 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 उसकी हाइट बढ़ जाती है। उसी तरह से जो दूसरा इसका जो स्वरूप होता है ज्वालामुखी कोन का, वो कौन कैसा बनता है, वो बेसिक लावा से बनता है। तो बेसिक लावा में क्या होता है, वो पतला होता है। तो वो क्या होता है, जो लावा निकली और वो निकल के दूर तक जाती है। तो दूर तक जाने के लिए क्या, कैसा बनता है, वो पठार के जैसा, मतलब चपटा। तो उसे क्या बोलते हैं, सील्ड वोल्केनो या सील्ड ज्वालामुखी। ठीक है, हिंदी में भी सील्ड ही बोलते हैं। तो ये अत्यधिक सक्रिय है। तो ये क्या है, सबसे ऊंचा है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है ये। और हमने ये बताया है कि पहले कि क्योंकि प्लेट का संचलन प्लेट के मार्जिन पे है, प्लेटों के धंसने के कारण। और इंडोनेशिया में अन्य हालिया ज्वालामुखी उद्गार कौन कौन से हुए थे, नाम याद रख लो, माउंट लेवोटोबी, लॉकी लॉकी, ये पहले भी हो चुका है, लॉकी लॉकी और मेरापी। ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी ज्वालामुखियों का संबंध इंडोनेशिया से है, इस तरीके से, या किसमें जो है ना जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए क्लियर। अब एक
मस्तिष्क खाने वाला अमीबा नेगलेरिया फाउलेरी। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्यों चर्चा में है, क्या इसका कारण है। हुआ यही है कि केरल में एक मस्तिष्क खाने वाला अमीबा देखा गया है, मतलब उसका संक्रमण का मामला आया है, उसके इन्फेक्शन का मामला आया है, जिसमें क्या होता है, ये बेसिकली क्या झील, नदी, जो वाटर बॉडीज हैं और गर्म जल स्रोत आदि और मृदा में पाया जाता है, उसके आसपास और उसके पास पाया जाता है। और जिससे क्या है कि बेसिकली क्या ये अमीबा करता क्या है, कि दिमाग में जो है ना, इससे संक्रमण हो जाता है, और बहुत ही गंभीर संक्रमण के कारण क्या ये जो नर्वस सिस्टम में जो है बेसिकली इस पर प्रभावित करता है। और उसके बाद क्या ये कहीं भी जो है क्या मौजूदगी जो है बाला, मतलब बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जल नाक में प्रवेश कर जाता है तो इस अमीबा से संक्रमण हो जाता है। बेसिकली जिस जल में है वो वही जल अगर नाक के जरिए शरीर में चला गया या दिमाग में चला गया तो उस कारण से ये डेवलप होता है। बेसिक बात की जो संक्रमण से नहीं फैल रहा है, दूषित जल पीने से नहीं हो रहा है, ये इस कारण से नाक के थ्रू जो है दिमाग में जाने की बात, डायरेक्ट वो अमीबा अगर चला गया तो ये तो काफी खतरनाक है ये। चलिए, सीआईएसएफ से संबंधित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण एक फोर्स है, जो कि क्या करती है, जिसका निर्माण ही क्यों किया गया था, जो औद्योगिक सुरक्षा देने के लिए, जो औद्योगिक कॉम्प्लेक्सेज हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज हैं, जो और जो डिफरेंट जो इस तरह की जो एजेंसियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब देखोगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी में भी इनकी सुरक्षा जो है ना दी जाती है, और बड़े बड़े जो भारत सरकार की जो मिनी रत्ना या महारत्ना कंपनियां हैं वहाँ पे सुरक्षा में सीआईएसएफ की ड्यूटी रहती है। अभी इसके कार्य जो है ना, भार जो है ना, काफ़ी उसमें प्रसार आया है। तो ये बात की जा रही है, एक और नया ये एक्टिविटीज़ में जुड़ गया है कि सीआईएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय पोत एवं पत्तन सुविधा सुरक्षा, तो मैंने क्या बोला, एयरपोर्ट पोर्ट के लिए, हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय पोत एवं पत्तन सुविधा सुरक्षा आईएसपीएस संहिता के अंतर्गत पत्तनों के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन के रूप में नामित किया गया है। तो ये संस्थाएं ध्यान रखेंगे जो पोत और पतन सुविधा से संबंधित है, और वो जो संहिता है, मतलब संहिता के बारे में नाम ध्यान में रखेंगे कि संहिता है, कोड है कि क्या क्या मानक तय होने चाहिए उस फोर्स के लिए, तो उसमें सीआईएसएफ की बात की गई है। और आरएसओ पतन सुरक्षा के लिए विनियामक के रूप में काम करता है। बेसिकली वही है, ये जो मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन आरएसओ बोलते हैं, ठीक है। और आईएसपीएस संहिता समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अनिवार्य उपायों को एक व्यापक समूह है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन समुद्र में जीवन की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के माध्यम से कार्यान्वित करता है। तो इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है इस संहिता के बारे में, ठीक है। और क्या सीआईएसएफ के बारे में यही बातें जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आर्म फोर्सेज है, तो और क्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, से सामूहिक रूप से ये बोला था सेंट्रल आर्म्ड पर्सनल फोर्सेज, ठीक है। और उसके बाद क्या कानूनी समर्थन और उत्पत्ति कब हुई थी, 1968 में संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। इसका अध्यक्ष महानिदेशक क्या होता है, भारतीय पुलिस सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होगा। भूमिका क्या होगी, औद्योगिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारंपरिक भूमिका के अलावा यह हवाई अड्डों, सरकारी भवनों, स्मारकों, आपदा के दौरान वीवीआईपी लोग, दिल्ली मेट्रो, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, वहाँ भी इसके एक्सटेंड कर दिया गया। शुरुआत तो यही औद्योगिक सुरक्षा के लिए दिया गया था, लेकिन अब डिफरेंट आप महत्वपूर्ण जगहों पे आप देखोगे सीआईएसएफ के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। और ये क्या सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को सुरक्षा व अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान कर सकता है, परामर्श और सेवाएं प्रदान दोनों कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो हम लोग सोचेंगे निजी नहीं होगा लेकिन हो सकता है, ठीक है। यूएई जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम, क्या है जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम, बेसिकली जलवायु परिवर्तन पर जो कार्रवाई की जा रही है उसके संदर्भ में चीज़ों को न्यायसंगत बनाना, मतलब जो कार्रवाई है उसको सबके लिए बराबर बनाना। और ये पहले का अभी COP30 हुआ है ब्राजील में, उसके पहले से ही बात चली आ रही है। क्या है, COP30 प्रेसिडेंसी ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम को एक मसौदा जारी किया है। और ये जस्ट ट्रांजिशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि संयुक्त UNFCCC इसके अंतर्गत COP ये होता है के तहत न्यायसंगत संक्रमण के लिए एक कार्यक्रम है, मतलब जो चीज़ों को बदलाव करे, मतलब कार्बन उत्सर्जन के लिए जो हमारे जो पेरिस सम्मेलन में जो हमने बनाए हैं, जो
हमने जो प्रतिबद्धताएं बनाए हैं वो सबके द्वारा एक साथ पालन किया जाए एक तरीके से, तो उसको न्याय संगत कैसे बनाया जा सकेगा। कुछ जो कमजोर वर्ग है, मतलब जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो गरीब राष्ट्र हैं, इसी तरह से देश के अंदर भी जो कमजोर पक्ष है उसके साथ कुछ ना कुछ सहायता करके, देखिए यहाँ पे कि JTWP असमानता को कम करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगारों को सृजन करते हुए जलवायु समुत्थानशील को बढ़ावा देगा। मतलब ये सेक्टर की बात की जा रही है। और क्या, वर्ष 2022 में UNFCCC के COP27 में न्याय संगत संक्रमण पे एक कार्यक्रम शुरू किया गया और इसमें क्या किया गया, इसे 2023 में आयोजित हुए COP28 के रूप में JTWP के रूप में क्रियान्वित किया गया था और JTWP हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष 2 संवाद बैठकें और एक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जानी है। तो बेसिकली यही है कि असमानता को कम करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार का सृजन करना है, जिससे क्या होगा, लाभ हो अधिक से अधिक। असमानता को बढ़ाना नहीं, असमानता को कम करना है। मतलब हम लोग उत्सर्जन को भी रोक पाए और समाज में भी, जो अर्थव्यवस्था में भी उसका लाभ हर पक्ष तक पहुंचा पाए। तो यही बात की जा रही है। मेरठ बिगुल, ये हमने सुना होगा, ये काफी शादी और किसी भी जो पार्टी वगैरह में ये बजता हुआ देखा है वाद्य यंत्र। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, GI टैग मिला है इसे, मेरठ में बनता है ये, पीतल से, पीतल से निर्मित होता है और सांस्कृतिक रूप से वहाँ बनता आ रहा है, तो इसलिए इसे भौगोलिक संकेतक जो है दिया गया है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध का है और भारत के विकसित होती सैन्य परंपरा है। तो बेसिकली आर्मी को अभी देखोगे, आर्मी की एक बैंड होती है, तो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये ड्रम और बिगल, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और उपयोग क्या, रेजिमेंटल बैंड, सैन्य अकादमियों, देश भर में समारोह में GI टैग का लाभ यही मिलेगा कि यहाँ के जो उत्पादक हैं उसको पहचान मिलेगी और उसकी सुरक्षा मिलेगी। ठीक है। UPI टिप्स, UPI टिप्स क्या है, UPI तो हम जो ट्रांजैक्शन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं भारत में, और टिप्स क्या है, टिप्स है ये टारगेटेड इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। ये क्या है, यूरो सिस्टम है। यूरो जो UPI का जो यूरो संस्करण है, मतलब यूरोपियन यूनियन में, वहाँ पे यूरोप में जो चीज़ें चलती हैं UPI की जगह पे, उसको बोलते हैं टारगेटेड इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। तो अब किया गया है, दोनों को लिंक कर दिया गया है। मतलब यूरोप में रहने वाला कोई भारतीय और यहाँ अगर पैसा भेजना हो तो इसके माध्यम से किया कर सकता है, या यहाँ से वहाँ, मतलब आपके UPI से वहाँ ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। क्लियर? तो इससे क्या चीज़ें होंगी, आसान होगा ट्रांजैक्शन करना। जैसे हम लोग UPI यहाँ सेकेंडों में कर लेते हैं, वहाँ अब यूरोप में बैठ भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कोई हमारे यहाँ कर सकता है। तो जो वहाँ पे काम करने के लिए लोग हैं, तो वहाँ से जो पैसे भेजते हैं, रिमिटेंसेस उनको बोला जाता है, तो उसे भी भेजना आसान हो जाएगा। कोई ट्रांजैक्शन करना आसान, लेन देन बिजनेस के संदर्भ में, तो सारी चीज़ें जो है ना की जा सकती है। इसके लिए लाभ है इसमें। तो यही RBI के द्वारा यूरो क्षेत्र के साथ सीमा पार भुगतान बढ़ाने के लिए UPI टिप्स इंटरलिंकेजेस की घोषणा की गई है। ठीक है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, इस तरह के जो नई संगठन आ रहे हैं, उनका काम, उनका कार्य कब किस संस्था के अंतर्गत बनी, ये सब चीजें बेसिक जानकारी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO ने अपने समान नोटिस के प्रतिरूपण या दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू किया। अधिकारियों को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर उन्हें डिजिटल रूप से जारी करना होगा। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। एक बहुविषयक जांच एजेंसी है बेसिकली, हाँ, जो जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच करता है। और जब कोई भी, और दर्जा इसे कैसे मिला, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक दर्जा। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है क्या है, वैधानिक है, संवैधानिक है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। निदेशक के बारे में भारत के संयुक्त सचिव के पद का व्यक्ति होना चाहिए। यदि कोई मामला SFIO को सौंपा जाता है तो कोई और एजेंसी उस पर, केंद्र या राज्य सरकार की कोई अन्य एजेंसी उसकी जांच को आगे नहीं बढ़ाएगी। मतलब क्या, सारे मामलों को एक जगह डालने के लिए, इस तरह के गंभीर मामलों को जो कंपनी के संदर्भ में हुआ है। सागर कवच, क्या, सागरीय क्षेत्र से संबंधित महाराष्ट्र और गोवा तटरेखा पर सागर कवच अभ्यास। ठीक है, भारतीय किसके द्वारा, ये अर्धवार्षिक तटीय सुरक्षा अभ्यास है और तटीय सुरक्षा मतलब कोस्ट गार्ड के द्वारा। मतलब बेसिकली क्या उद्देश्य, यही तटीय सुरक्षा, आपात स्थितियों से निपटने, महत्वपूर्ण तटीय प्रतिष्ठानों पर हमला को रोकने, बहुस्तरीय तटीय सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने
और उसकी तैयारी का आकलन करने के लिए ये है। ठीक है, लास्ट में एक महत्वपूर्ण योजना, क्या इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण योजना है मत्स्यन क्षेत्र से संबंधित, उससे जुड़े पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने। क्या है? मत्स्यन पालन और जलीय कृषि में ट्रेसेबिलिटी पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2025। क्या है? भारत ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ट्रेसेबिलिटी पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2025 लॉन्च किया है और इसे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना है ये पीएम किसान योजना, इसके सबसे पहले तो बेसिकली क्या है कि राष्ट्रीय डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्रणाली स्थापित करना है, इसका एक उद्देश्य है। पहले ये देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, खाद्य सुरक्षा, संधारणीयता और वैश्विक बाजार पहुंच को बढ़ाएगा। ट्रेसेबिलिटी मतलब क्या, हमारा जो फिश मार्केट, हमारा जो पूरा का पूरा हम लोग जो फिश सेक्टर है, फिशिंग सेक्टर है, उसे उसकी रीच को पहुंचाना बाहर तक, जिससे क्या हमारे पास निवेश तो आ ही सके, हमारे पास खरीदार भी आए और हम भी पहुंचा पाए अपने प्रोडक्ट को, जो कि हमारा वर्ल्ड क्लास का है। और क्यों? क्योंकि हमारी इतनी लंबी चौड़ी क्या सीमा रेखा है। और क्या हमारे मत्स्यन क्या दो स्तर पे है, समुद्री भी, सागरीय भी है, और क्या फ्रेश वाटर का भी, नदी और झील, दोनों स्तर पे। तो हम लोग इस पूरे के पूरे सेक्टर को अगर आधुनिक बनाना है, दुनिया के मंच पे लाना है, विश्व में स्थान दिलवाना है, तो इसके लिए हम लोगों को ये आवश्यक है। तो यही चीज़ की गई है। तो वही बताया गया कि पीएम जो पहले योजना चल रही थी मत्स्यन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उसके अंतर्गत ये डाला गया है। ठीक है, इसे अब यही देख लेते हैं। जो इसलिए बोला गया, खाद्य सुरक्षा, संधारणीयता और वैश्विक बाजार के पहुंच को बढ़ाएगा। उसके बाद क्या करेगा ये फ्रेमवर्क? ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्यूआर कोड, जीपीएस और डिजिटल उपकरणों को समेकित करके खंडित ट्रेसेबिलिटी कार्य पद्धतियों को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक रणनीतिक रूपरेखा तैयार करेगा। तो जो फ्रेगमेंटेशन में है, जो चीजें जो है ना जुड़ नहीं रही हैं, पूरा का पूरा एक डैशबोर्ड पे लाया जाएगा, इसे करके, एआई का उपयोग करके। और क्या, ये समुद्री खाद्य उत्पादों की फार्म टू प्लेट और कैच टू कंज्यूमर, यही एक नया ये यहाँ पे उदाहरण दिया गया, कैच टू कंज्यूमर, कि जो जहाँ से शुरुआत हो रहा है, जहाँ से उसके उत्पादन की, मतलब जो कैच कर रहा है जो मछुआरा, और वहाँ से कंज्यूमर तक पहुँचने, पूरे सप्लाई चेन को इंटीग्रेट कर देना। और अगर एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया तो क्या आसान नहीं हो जाएगा? तो ये चीज़, यही उद्देश्य है इसका। और ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना है। इसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है, फिर भी इसके बारे में हम लोग बेसिक बातें ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो आज के सारे न्यूज़ को हम लोग यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। आप लोग उसको देखते रहिए, इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज़ हैं, जो सूचनाएं हैं, उसको अपने करंट अफेयर की तैयारी में शामिल करते रहिए और उसको समय के साथ रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर के लिए आवश्यक है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।